आज हम एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी एमटीएस जैसी परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के एक बहुत ही खास दौर की गहराई में उतरेंगे। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें गुप्त और वर्धन वंश के बारे में बताते हैं और इस दौर को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हाँ, गोल्डन एज। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं बल्कि उन्हें एक कहानी की तरह समझना है ताकि परीक्षा के लिए हर जरूरी पॉइंट दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं गुप्त वंश से। और ये जानना भी जरूरी है कि इसे स्वर्ण युग कहते क्यों हैं। मतलब ये सिर्फ सोने के सिक्कों की वजह से नहीं था। अच्छा। हाँ, असल में ये नाम कला, साहित्य और सबसे बढ़कर विज्ञान में हुई उस असाधारण तरक्की की वजह से पड़ा जिसने दुनिया को शून्य जैसी देन दी। तो इस महान वंश की नींव किसने रखी? कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो कहानी शुरू होती है श्रीगुप्त से। वो इस वंश के संस्थापक थे। श्रीगुप्त। हाँ, और उनके बाद उनके बेटे घटोत्कचाय। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती गुप्त शासक असल में कुषाणों के अधीन सामंत थे। ओ, मतलब वो स्वतंत्र राजा नहीं थे? नहीं, एक तरह के गवर्नर या जागीरदार कह सकते हैं। उन्होंने बहुत छोटी शुरुआत की थी। बाद में जाकर इस वंश में कुल 24 शासक हुए। लेकिन स्रोतों में चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा गया है। तो एक संस्थापक और एक वास्तविक संस्थापक में क्या फर्क है? ऐसा क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, श्रीगुप्त ने नींव जरूर रखी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस वंश को कुषाणों की अधीनता से निकालकर एक स्वतंत्र और एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जिस दिन वो 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, उन्होंने गुप्त संवत यानी अपने खुद के कैलेंडर की शुरुआत की। मतलब ये एक तरह का ऐलान था। बिल्कुल, ये ऐलान था कि अब हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम खुद एक शक्ति हैं। और मैंने पढ़ा है कि उनके विवाह और सिक्कों को लेकर भी कुछ खास बात है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्टेटमेंट था। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। लिच्छवी? वो तो उस समय बहुत शक्तिशाली गणराज्य था। एकदम सही। और इस शादी ने गुप्तों की ताकत और इज्जत दोनों को कई गुना बढ़ा दिया। इसी गठबंधन का जश्न मनाने के लिए उन्होंने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, जिन पर दोनों की तस्वीरें थीं। हाँ, चंद्रगुप्त और कुमार देवी दोनों की। और उनकी उपाधि थी महाराजाधिराज, जबकि शुरुआती शासकों की उपाधि सिर्फ महाराज थी। अच्छा, तो महाराज सामंतों की उपाधि थी और महाराजाधिराज मतलब राजाओं का राजा। बिल्कुल, एक स्वतंत्र सम्राट। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने मंच तैयार कर दिया। अब आते हैं उस किरदार पर जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त। हाँ, समुद्रगुप्त। ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। उन्होंने ऐसा क्या किया था? ये उपाधि उन्हें इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दी थी। ओके। और इसका कारण था उनकी अविश्वसनीय सैन्य विजय। सोचिए, उन्होंने उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत यानी दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया था। वाओ! उनकी सैन्य रणनीति कमाल की थी। लेकिन वो सिर्फ एक योद्धा तो नहीं थे, जैसा कि उनकी दूसरी उपाधियों से लगता है। कविराज भी एक उपाधि है। सही कहा। और यही बात गुप्त युग को खास बनाती है। एक सम्राट का खुद कवि होना ये दिखाता है कि उस दौर में कला और ज्ञान को कितनी इज्जत दी जाती थी। उन्हें कविराज कहा गया क्योंकि वे खुद संस्कृत के बेहतरीन कवि थे। इसके अलावा परम भागवत जो दिखाता है कि वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और लिच्छवी दोहित्र भी। हाँ, लिच्छवी की बेटी का बेटा। ये उपाधि वो बड़े गर्व से इस्तेमाल करते थे क्योंकि इससे उन्हें अपनी माँ के शक्तिशाली वंश की प्रतिष्ठा मिलती थी। और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उनकी तस्वीर। एक सम्राट की ऐसी छवि तो बहुत कम देखने को मिलती है। बिल्कुल, ये उनके संगीत प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। एक तरफ वो विशाल सेनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ वीणा बजा रहे हैं। अद्भुत। उनके दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जो आज भी इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदी हुई है। अच्छा। इसमें उनकी विजय और उनके व्यक्तित्व का शानदार वर्णन है। और एक और चौंकाने वाली बात, उनके पास एक संगठित नौसेना भी थी। नौसेना उस समय में? हाँ, जो उस दौर के भारत में एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत मानी जाती थी। यहाँ एक एरण अभिलेख का भी जिक्र है जो सती प्रथा से जुड़ा है। हाँ, हालांकि ये अभिलेख समुद्रगुप्त के काफी बाद भानुगुप्त नाम के एक शासक ने जारी करवाया था, पर ये गुप्त काल का ही है। तो इसका क्या महत्व है? इसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये पहला पक्का सबूत है जो पत्थर पर लिखा मिला कि उस समय सती प्रथा समाज में मौजूद थी। और हाँ, पूरे गुप्त काल की दरबारी भाषा संस्कृत थी। समुद्रगुप्त के बाद की कहानी में तो एक बड़ा ड्रामा है।
उनके बाद सीधे चंद्रगुप्त द्वितीय शासक नहीं बने। नहीं, और यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। विशाखा दत्त की एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम। हाँ। उसके मुताबिक समुद्रगुप्त के बाद उनके बड़े बेटे रामगुप्त गद्दी पर बैठे, जो एक कह सकते हैं कि कमजोर शासक थे। ओके। जब शक राजा ने उन पर हमला किया और उनकी पत्नी ध्रुव देवी की मांग की, तो रामगुप्त तैयार हो गए। क्या? अपनी पत्नी को सौंपने के लिए? हाँ, लेकिन उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक योजना बनाई, शक राजा को मारा और साम्राज्य की इज्जत बचाई। वाह। इसके बाद उन्होंने अपने कायर भाई रामगुप्त को भी हटा दिया, ध्रुव देवी से विवाह किया और खुद सिंहासन पर बैठे। और इसी जीत के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो भारतीय इतिहास में अमर हो गई। बिल्कुल, शकों को हराने की वजह से उन्हें शकारी मतलब शकों का दुश्मन और विक्रमादित्य की उपाधि मिली। इतिहास में कुल 14 राजाओं ने ये उपाधि ली है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रसिद्ध हुए। यहाँ एक कंफ्यूजन होता है विक्रमी संवत को लेकर। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। जो विक्रमी संवत है 57 ईसा पूर्व वाला, वो इन्होंने नहीं चलाया था। अच्छा। वो इनसे बहुत पहले उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों पर अपनी जीत की याद में चलाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान योद्धा तो थे, लेकिन लगता है कि वो कूटनीति में भी माहिर थे। ये वैवाहिक गठबंधन क्या थे? ये उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती की शादी मध्य भारत के शक्तिशाली वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से की। इसी वाकाटक शक्ति की मदद से उन्होंने गुजरात के शक शासक रुद्र तृतीय को पूरी तरह हराया और अपने बेटे का विवाह दक्षिण के कदम्ब शासक की बेटी से करके दक्षिण से भी रिश्ते मजबूत किए। मतलब वो जानते थे कि साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, समझदारी से भी चलता है। एकदम। और अब बात करते हैं उनकी दरबार की सबसे बड़ी शान की, नवरत्न। ये तो जैसे उस दौर के इंटेलेक्चुअल एवेंजर्स थे। हाँ, ये तुलना बिल्कुल सही है। उनका दरबार ज्ञान और कला का एक अद्भुत संगम था। सोचिए, एक ही छत के नीचे कालिदास जैसे महाकवि हैं, भारत के शेक्सपियर। हाँ, उनकी रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम इतनी मशहूर हुई कि ये पहली भारतीय रचना थी जिसका किसी यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। और विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ तो ऐसी खोजें हुई जिन्होंने दुनिया बदल दी। बिल्कुल, वहाँ आर्यभट्ट थे, जिन्होंने अपनी किताब सूर्य सिद्धांत या आर्यभट्टियम में दुनिया को शून्य और दशमलव प्रणाली का सिद्धांत दिया, जिसके बिना आज कुछ भी संभव नहीं होता। कुछ भी नहीं। फिर वराह मिहिर जैसे खगोल शास्त्री थे, धन्वंतरी जैसे चिकित्सक, अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश नाम का शब्दकोश लिखा। पूरी लिस्ट है। पूरी लिस्ट है। वात्स्यायन, शंकु, क्षपनक, ये ज्ञान का एक पूरा इकोसिस्टम था। इसी सुनहरे दौर को देखने एक चीनी यात्री फाहियान भी भारत आया था। उसने क्या देखा यहाँ? हाँ, फाहियान बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में लगभग 15 साल भारत में रहा। 15 साल? हाँ, उसने अपनी किताब फाइयोकी में लिखा कि गुप्त साम्राज्य बहुत शांत और समृद्ध था, अपराध बहुत कम थे, लोग खुशहाल थे। और उस समय गुप्तों की 2 राजधानियां थी? जी, पारंपरिक राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैन, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी बनाया था। और दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ, ये बात तो हैरान कर देती है। 1600 साल बाद भी उस पर जंग नहीं लगा। ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली जैसा है। माना जाता है कि ये स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, जिस पर चंद्र नाम भी खुदा है। ये उस समय के धातु विज्ञान की बेजोड़ तरक्की का सबूत है। तो साम्राज्य अपने शिखर पर है, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि शिखर के बाद चुनौतियां आती है। आगे क्या हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे। उनका शासनकाल ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा और उन्होंने एक ऐसा काम किया जो आज भी अमर है। नालंदा विश्वविद्यालय। बिल्कुल, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ये ज्ञान का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया, जहां दुनिया भर से हजारों छात्र पढ़ने आते थे। उनकी उपाधि महेंद्रादित्य थी। और फिर आए स्कंदगुप्त, जिनके समय में एक बहुत बड़ा खतरा उत्तर से आया, हूण। हाँ, हूण मध्य एशिया की एक बहुत ही बर्बर और लड़ाकू जनजाति थी। तोरमाण के नेतृत्व में उन्होंने भारत पर जबरदस्त हमला किया। उस समय तो लगा होगा कि साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लग रहा था, लेकिन स्कंदगुप्त एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े हो गए। उन्होंने हूणों को बुरी तरह हराया और उन्हें भारत से खदेड़ दिया। वाह,
उनका एक और बड़ा काम था सौराष्ट्र में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाना, जिसका जिक्र जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इससे पहले कि हम देखें कि ये साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हुआ, जरा इनके प्रशासन पर नजर डालते हैं। मुद्रा, टैक्स, ये सब कैसा था? व्यवस्था काफी अच्छी थी। सोने के सिक्कों को दीनार कहते थे, चांदी के सिक्कों को रुपयक और आम लेन देन के लिए तांबे के सिक्के या कौड़ियां इस्तेमाल होती थी। और टैक्स? भू राजस्व मतलब जमीन का टैक्स उपज का छठा हिस्सा होता था, जो काफी वाजिब था। प्रशासन में अलग अलग मंत्री होते थे, जैसे महादंडनायक जो आज के चीफ जस्टिस जैसा था, और दंडपाशिक जो पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। और मंदिर? भारत में आज हम जो भव्य मंदिर देखते हैं, उनकी शुरुआत तो इसी काल में हुई थी। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का जन्म इसी काल में हुआ। झांसी का दशावतार मंदिर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये पहला मंदिर माना जाता है जिस पर शिखर यानी ऊंचा टावर बनाया गया। और हाँ, औरंगाबाद की अजंता की गुफाओं की अद्भुत चित्रकारी का ज्यादातर काम भी गुप्त काल में ही हुआ था। तो फिर इतना महान साम्राज्य खत्म कैसे हुआ? धीरे धीरे होड़ों के लगातार हमलों और आंतरिक कमजोरियों की वजह से ये महान साम्राज्य बिखर गया। इसका अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो जैसे ही गुप्त साम्राज्य का सूरज डूबा, उत्तर भारत में एक शक्ति का शून्य पैदा हो गया, और इस शून्य को भरने के लिए एक नया वंश सामने आया। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश? हाँ, इसका केंद्र आज के हरियाणा में थानेश्वर था और इसके संस्थापक पुष्यभूति थे। इस वंश के सबसे पहले शक्तिशाली राजा हुए प्रभाकर वर्धन, जिनके 3 बच्चे थे। हाँ, बड़ा बेटा राज्यवर्धन, बेटी राज्यश्री और सबसे छोटा बेटा हर्षवर्धन। और यहीं से कन्नौज को लेकर एक बड़ा संघर्ष शुरू होता है। बिल्कुल। प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राज्यश्री की शादी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से की। हाँ। लेकिन बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री का अपहरण कर लिया। हाँ, और इसी संकट के बाद सिर्फ 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन को गद्दी संभालनी पड़ी। और यहीं से प्राचीन भारत के अंतिम महान हिंदू साम्राज्यों में से एक की कहानी शुरू होती है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का सार क्या निकलता है? संक्षेप में कहें तो पहला, गुप्तवंश भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। कला, विज्ञान और साहित्य का शिखर उन्होंने हमें शून्य दिया, कालिदास दिए और एक मजबूत सांस्कृतिक नींव दी। और दूसरा ये कि वर्धन वंश गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा, जिसका नेतृत्व हर्षवर्धन ने किया। तो ये थी गुप्त और वर्धन राजवंशों की कहानी, जिसमें परीक्षा के लिए जरूरी लगभग हर बिंदु को हमने छूने की कोशिश की है। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। गुप्त काल के इतने सारे विकास, शून्य की खोज से लेकर कालिदास की रचनाओं तक के बावजूद आखिर ऐसी कौन सी कमजोरियां रही होंगी जिनके कारण इतना बड़ा साम्राज्य बाहरी आक्रमणों या आंतरिक समस्याओं के आगे टिक नहीं पाया? सोचिएगा जरूर।